हमारे थॉमसन ने क्या कहा कि हमारा जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव आयन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनका मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। और इसमें जगह जगह में जब इन्होंने गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हम देख रहे हैं कि बिना डिफ्लेक्शन हुआ, बिना विक्षेपित हुआ। ये इनकी इस थ्योरी के कुछ सक्सेसफुल डिसीजन थे। तो सर फेल क्यों हो गया? हेलो 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 प्यारे बच्चे, कैसे हो? उम्मीद होगा सही बच्चे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो अब हम फाइनली आ गए हैं बच्चों अपने एटम्स के चैप्टर में, अपने परमाणु के चैप्टर में। इंपॉर्टेंट तो है ही है, एक क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पर इससे फंसता ही फंसता है। काफी एक लंबी सीरीज लेकर आए हम लोग हुंकार बैच में, वो अब लंबी सीरीज अब बहुत शॉर्ट रह गई है। इसके बाद आएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आएगा न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और फिजिक्स खत्म। प्लान बना लीजिए अच्छी तरीके से पढ़ने का, एक एक लेक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिए, पूरी तरीके से थ्योरी समझ में आएगी, तब जाकर एमसीक्यू भी लगेंगे, तब जाकर आपके न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे। इसलिए हर एक बच्चा एक एक पॉइंट को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ठीक है? यही शुरुआत से कहते रहे हैं और यही आज भी कह रहे हैं और यही कल भी कहते रहेंगे। तो स्वागत है सभी अपने बिहार बोर्ड्स के बच्चों का अपने प्यारे से बैच जिसका नाम है हुंकार बैच। दहाड़ लगा कर आए थे और दहाड़ लगा कर ही जाना है, और यही आपको भी करना है, दहाड़ लगा कर पढ़ना है और दहाड़ लगा कर पेपर देना है। एक एक चीज आएगी, एक एक चीज समझ में आई है, आती रहेगी आपको। तो बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों एटॉमिक मॉडल्स, यहां पर आने वाले हैं, एटम्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हम शुरुआत से कहानी लेकर चलेंगे, पूरी स्टोरी को समझाएंगे और समझाएंगे ये आपके भैया, ये आपके दोस्त, आपके मेंटोर, आपके फिजिक्स के टीचर, फैकल्टी, जो भी समझो, जिनका नाम है जय सर। बस पढ़ो, बात को खत्म करो। तो सवाल उठता है बच्चों आज के इस टॉपिक को पढ़ाने में, मतलब आज इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें डिस्कस होगा बच्चों एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल। ओ माय गॉड, एटॉमिक मॉडल, ए भैया इनको इधर करो। हाँ, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। परमाणु मॉडल, हम लोग परमाणु मॉडल देने वाले हैं कुछ साइंटिस्ट के, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मानना था कि परमाणु ऐसा होता है, परमाणु ऐसा होता है, परमाणु करिया होता है, परमाणु गोर अकेला, सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम परमाणु मॉडल को देखेंगे, परमाणु मॉडल कैसे आए, क्या क्या कर रहे थे, यही है अपने एटॉमिक मॉडल्स। फिर उनके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखने वाले हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में समझने वाले हैं। कुल मिला के चैप्टर है इंपॉर्टेंट, चैप्टर है इंपॉर्टेंट, और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बच्चों 1898 ईस्वी में। इन 1898 में सबसे पहले आए हमारे कौन? सर जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि एक्चुअली में हमारा जो एटम होता है उसमें यूनिफॉर्मली हमारे पॉजिटिव आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पॉजिटिव आयंस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं मतलब फैले होते हैं समान रूप से, यूनिफॉर्मली, ठीक है। जिनका टोटल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, मतलब इन पॉजिटिव आयंस का मास सब जगह एक समान रूप से वितरित रहता है, और इसमें जगह जगह पर धसे रहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। सीड्स ऑफ वाटरमेलन कहा जाता है। जिस प्रकार से तरबूज में बीज धसे होते हैं, जिस प्रकार से तरबूज में बीज धसे होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी धसे होते हैं, जिस प्रकार से तरबूज में धसे बीज। इन इलेक्ट्रॉनों का जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है इन धनावेशों के पॉजिटिव मींस इन आयन के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हर एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है।
मतलब इन्होंने क्या बोल दिया, हर एक परमाणु कैसा है, उदासीन है। नॉर्मल कंडीशन में हर एक बॉडी कैसी है, हर एक एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अब एक्चुअली में ये पूरा का पूरा मॉडल तरबूज के सेब का से मिलता जुलता था, इसलिए इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते थे, इसे तरबूज का मॉडल भी कहते थे। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इन्होंने ठीक है गलत बताया, क्योंकि इन्होंने अभी तक लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं समझा। ये लीनियर स्पेक्ट्रम क्या है, सब कुछ समझाएंगे एक एक चीज को। इन्होंने अल्फा का प्रकीर्णन नहीं समझाया, इन्होंने अल्फा का प्रकीर्णन नहीं समझाया, इन्होंने अल्फा प्रकीर्णन नहीं बात करी। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया, क्योंकि आगे आएंगे हमारे पास रदरफोर्ड ने समझाया तो बोला गया आप भी समझाओ, नहीं समझा पाए, बात खत्म हो गई। इन्होंने लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया, लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया, रेखी स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया। धीरे धीरे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से, जितना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। तो पहले आराम से समझ लीजिए, इन्होंने अल्फा का प्रकीर्णन नहीं समझाया, इन्होंने लीनियर स्पेक्ट्रम रेखी स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया, और इनका जो पूरा मॉडल था ना, वो एक कथावाचक की तरह था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसलिए इस मॉडल को पूरी तरीके से क्या समझा गया, फेल समझा गया। क्योंकि अब हम ही बोले उसका प्रैक्टिकली कुछ ना बताएं तो फिर तो गलत होगा ना। तो हमारे थॉमसन ने क्या कहा कि हमारा जो एटम होता है उसमें पॉजिटिव आयन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनका मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, और इसमें जगह जगह में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जिस तरीके से वाटरमेलन में उसके सीड्स धसे होते हैं, मतलब तरबूज में धसे बीज। इन इलेक्ट्रॉनों का टोटल नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव के चार्ज के इक्वल होता है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में हर एक एटम न्यूट्रल होता है। अब ये जो मॉडल था वो तरबूज के आकार का मिलता जुलता था, इसलिए वाटरमेलन मॉडल भी इसे कहते थे, इसलिए इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते थे। इसी को बच्चों हम लोग तरबूज का भी मॉडल कहते थे, लेकिन फेल हो गया। ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटली नहीं था, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं समझाया, इन्होंने लीनियर स्पेक्ट्रम को भी समझाया नहीं। अब तो बात भाई गड़बड़ हो गई। बात गड़बड़ होने के बाद हमारे साहब आए रदरफोर्ड। कौन आए, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने तो गजब कहर बरसा दिया भाई। ये आए भैया, ठीक है, 1911 में, इन 1911 में आए, और इन्होंने एक अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कर डाला। अब इस अल्फा स्कैटरिंग को आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना होगा बच्चों, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात है नहीं भैया, फिर तो हम आपसे कुछ कहेंगे ही नहीं। समझिए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक थिन गोल्ड शीट ली, ठीक है। थिन क्यों ली, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे एटम्स का आकाश नहीं देखना चाहते, बहुत सारे एटम्स नहीं देखना चाहते थे, हमें एक एटम के लिए लेना था, इसलिए बिल्कुल थिन 10⁻⁻⁶ मीटर की साइज की एक थिन गोल्ड फॉइल लिया, मींस एक स्वर्ण पत्र लिया, जिस पर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को गिराया। अब सवाल ये उठता है बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम का अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बहुत ध्यान से समझिएगा, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में होता है 2He4, जो कि हीलियम का ही एक न्यूक्लियस होता है, जिस पर चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन से हमेशा कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है, जो प्रोटॉन होता है, वो बच्चों 1H1 होता है। तो अगर बात करें, इसमें जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के 2 गुने के बराबर होता है, और जो इसका मास होता है वो हमारे प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। आप ऐसे बोल सकते हो।
तो क्या हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा पढ़िएगा, जरा सुनिएगा जरा। जब हमने किसी पतले स्वर्ण पात्र पर, किसी पतले स्वर्ण पात्र पर अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट कराया, आपतित कराया, तो हमने क्या देखा, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। इसको इस डायग्राम में ना समझकर थोड़ा सा शॉर्ट डायग्राम बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझिएगा, मतलब एक चैप्टर जानदार चैप्टर है, इसको पढ़ोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, देखो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जब इस पर कई सारे अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया गया, तो पहले तो ध्यान से सुनोगे क्या हुआ, पहले तो ध्यान से सुनोगे, ज्यादा सा बहस नहीं करोगे, देखो ठीक है ना, हाँ, ज्यादा से बहस नहीं करनी, हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ, जल्दीबाजी करके करोगे भी क्या बाबू, ए बाबू, जल्दीबाजी करके क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हम्म, अब जरा देखो, इस डायग्राम में कई चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। सारे डायग्राम हटा देते, अपने तरीके से दोबारा समझाते। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा, रदरफोर्ड ने, जब अल्फा पार्टिकल को किसी गोल्ड फॉइल के एक पतली थिन शीट पर, गोल्ड फॉइल के एक थिन शीट पर इन्होंने जब इसको इंसिडेंट कराया, तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इन्होंने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। अब सीधे निकल जा रहे हैं, इसका मतलब ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने सबसे पहला कंक्लूजन ये निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। मतलब इन्होंने बता दिया कि परमाणु का, परमाणु का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग खोखला होता है। ये तो बात समझ में आई, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है। जब इन्होंने गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हम देख रहे हैं कि बिना डिफ्लेक्शन हुआ, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। इससे बच्चों एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, अधिकांश भाग अल्फ खोखला है। फिर इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड टू ग्रेटर देन 90 और बिलो द 90। मतलब इसमें कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो 90 अंश से, 90 डिग्री से ज्यादा डिग्री पर क्या हो रहे थे, मतलब इस तरीके से इंसिडेंट हो रहे। ये है इनका इंसिडेंट पाथ, लेकिन ये अपने पाथ से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये जो थीटा है ये मोर देन द 90 होगा, दिख रहा होगा आपको, ध्यान से समझिए। और कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो 90 अंश से कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जस्ट ऑन दिस। बोलो, बात को समझना है। ये जो आगे ये स्क्रीन देख रहे हो, ये जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की लेप लगा रहता है, मीन्स जब इन पर ये अल्फा जाकर टकराते थे अल्फा पार्टिकल्स, तो उनको माइक्रोस्कोप से हम देखते थे कि वहां कुछ स्पॉट बन जाता था, तो हम उनके पाथ का पता लगा लेते थे। ध्यान में रहे, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम चैम्बर में किया गया। वैक्यूम चैम्बर का मतलब वहां से पूरी तरीके से निर्वात रखा गया, क्योंकि अगर एयर रखेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स एयर पार्टिकल से जब टकराएंगे
तो टकराने पर वो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस कर लेंगे। एनर्जी का लॉस ना हो इसलिए हम पूरे एक्सपेरिमेंट को एक वैक्यूम चेंबर में करते हैं। ठीक है, वहां पर ना तो कोई एयर होती ना तो कोई गैस होती है। तो एक्सपेरिमेंट तो समझो ना। सन 1911 ईस्वी में हमारे कौन, रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले एनर्जेटिक एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल्स को जब किसी गोल्ड फॉइल के थिन शीट पर इंसिडेंट कराया, तो जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अधिकांश अल्फा कण अब परमाणु को पार करते हुए चले जाते हैं, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। तो इससे पहला निष्कर्ष तो यह निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अब हम देख रहे हैं कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, दूर क्यों जा रहा है अपने पाथ से, डाइवर्ज क्यों हो रहा है अपने पाथ से। सवाल ये उठ रहा है, डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज हो रहा है ना, अपसरित हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं एटम में कहीं ना कहीं एक धनावेश है, कहीं ना कहीं एक क्या है, धनावेश है। मतलब दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु के, जैसे थॉमसन ने बताया भाई, हर जगह धनावेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहां पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि एटम के पूरे पार्ट में कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कहीं एक स्मॉल पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है जिसे न्यूक्लियस कहा गया, और यहीं पर उस पूरे एटम का मास कंसंट्रेट रहता है, मास का संकेंद्रित होता है। उस पार्ट को क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। मींस अब पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कंक्लूजन क्या निकल रहा है, दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन, a positive charge is placed in a small space, small space, small space in atom, which is called nucleus, which is called nucleus। ध्यान से सुनना, a positive charge is placed in a small space in an atom which is called nucleus, and the whole mass is concentrated at that point। yes or no? मीन्स पूरे परमाणु का संपूर्ण धनावेश, लिखना जरूरी है, सुन नहीं सकते हो, पूरे परमाणु का संपूर्ण धनावेश पूरे भाग में ना केंद्रित होकर उसके एक स्मॉल भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। सीधी सी बात समझो, सुनते जाओ लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 5-6 बार रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने ये बोल दिया कि जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार जो होता है, नाभिक का आकार, नाभिक का जो आकार होता है बच्चों, वो 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर का होता है। जबकि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है। मतलब ये फर्मी ऑर्डर का होता है, इसी को तो फर्मी बोलते हो बेटा, बोलो आराम से पढ़िए लोग। अब आयल बा मजा, पूरा थ्योरी सुने के पड़ी, सुने के पड़ी तो समझे के पड़ी। मॉडल्स नहीं आते हैं फिलहाल ज्यादातर से, कभी 5-6 साल में एगो आ गई तो आ गई। हाँ, नील्स बोहर पढ़ना पड़ेगा।
अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है हमारे, इन्होंने बोल दिया ये साइज ऑफ एटम एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है। ठीक है, दूसरी बात, 1 2 3, अब चौथी बात समझ लो। चौथी बात में हम क्या समझाना चाहेंगे, आराम आराम से समझो, जल्दीबाजी नहीं खे। जो डिफ्लेक्टेड होने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन की पावर 4 θ/2 होता है। सुन लो, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया क्या, कि जो डिफ्लेक्टिंग होने वाले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये जो विक्षेपित होने वाले अल्फा पार्टिकलों की संख्या निकालनी है तो वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन की पावर 4 θ/2। इसका एक ग्राफ भी बनता है, इसका ग्राफ भी समझो। अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकालना चाहते हो और एंगल के बिटवीन, देखो जो एंगल कम होगा, जरा ध्यान से सुनना, एंगल कम होगा तो वहां नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। क्यों? अधिकांश अल्फा कण, भाई न्यूक्लियस तो बिल्कुल एक छोटी सी जगह पर है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, तो अधिकांश अल्फा कण तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जा रहे, ठीक है। लेकिन जितना पास कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है वो उतना ही डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कम एंगल पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि पूरे हर जगह नहीं है भाई, एटम के बहुत स्मॉल स्पेस पर है, तो ऐसा भी कह सकते हो ये सारे तो अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के निकल गए। बात खत्म करो। बात समझ में आई ना? आराम आराम से समझोगे। जो जितना पास जा रहा है, मतलब जितना एंगल बढ़ता जा रहा है, उतना ही बच्चों डिफ्लेक्टेड होने वाले अल्फा पार्टिकल्स के नंबर क्या होते जा रहे, कम होते जा रहे, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के बिल्कुल पॉइंट टू हेड ऑन हेड सीधे जाने वाले एक ही 2 अल्फा पार्टिकल्स होंगे, बाकी तो सब आसे पास से जा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, 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 मतलब आपको ये जब ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप में मिलेगा कि हमारे जो नंबर ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल होगा वो एंगल के साथ, ये मान लो 180 डिग्री है मैक्सिमम, 180 डिग्री पर सबसे कम, क्योंकि सीधी रेखा में कितने जाएंगे यार, 2 3 4 5 6 जितना भेजो, यहां पर सबसे कम एंगल पर, मतलब छोटे एंगल पर तो यार मतलब नहीं समझ रहे हो, सीधे जाने वाले तो अल्फा पार्टिकल्स कुछ ही होंगे ना, ज्यादातर से तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए ना। बात को समझो। तो इस एंगल पर सबसे ज्यादा, मतलब स्कैटर्ड होने वाले, बिना डिफ्लेक्ट हुए बिना विक्षेपित हुए नंबर ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम एंगल पर सबसे ज्यादा होंगे। जितना तुम क्लोजेस्ट पहुंचोगे, जितना एंगल कम होता जाएगा, उतने ही अल्फा पार्टिकल्स कम ही डिफ्लेक्ट होंगे। मैटर समझ पा रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? यहां पर मतलब इतने एंगल पर कुछ नहीं डिफ्लेक्ट होगा, फिर थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट थोड़े बहुत, जितना हम क्लोजेस्ट पहुंचेंगे अपने न्यूक्लियस के, डिफ्लेक्टिंग होने वाले अल्फा पार्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट भैया खाली है, तो क्या करोगे? तो ये है डिफ्लेक्टिंग होने वाले अल्फा पार्टिकल्स और उनके एंगल, इंसिडेंट पाथ से जो एंगल बन रहा है, हमने इस डायग्राम में दिखाया, एंगल ये है बच्चा, एंगल ये डिफ्लेक्ट होने वाले जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है, जो विक्षेपण कोण ये बन रहा है, ये होगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइन की पावर
4 थीटा, पूरे पॉइंट्स एक बार देख लो। रदरफोर्ड के मॉडल सही था, लेकिन इन्होंने कुछ चीजों को बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं किया है, जिसकी वजह से ये गलत नहीं हुए, थोड़े से फ्लॉप हो गए। अब इस फ्लॉप को कौन दूर करेगा, वो धीरे धीरे तुमको कौन समझाएगा पता है? नील्स बोहर भैया समझाएंगे। कौन समझाएंगे? नील्स बोहर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सभी को? एक पॉइंट सबसे बार बार हम रिपीट कर दे रहे साइड में हॉट करके। हमने सबसे पहले बोला कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को किसी गोल्ड फॉइल के एटम पर इंसिडेंट कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। तो इससे पता चल गया कि भैया जब डिफ्लेक्शन है नहीं, क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल्स पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और अभी तो हम पढ़े लिखे हैं ना, हमें तो पता है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज पर ही पूरे एटम का मास कंसंट्रेट रहता है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या निकाला? अब सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड टू ऑन पाथ, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे एटम में एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि हर जगह नहीं है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है, जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। उस न्यूक्लियस का साइज बच्चों कितना है? उस न्यूक्लियस का साइज हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर है। और परमाणु का साइज बच्चों कितना है? परमाणु का साइज कितना है? वो है परमाणु का साइज ये। सर इसको निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो निकाला जा सकता है। तो सपोज कर लेते हैं, अगर हम डिटरमाइन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या करने जा रहे हैं? डिटरमाइन साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। आराम से पढ़ेंगे, सबको समझ में आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन। ठीक है, आओ जरा समझाते हैं। नाभिक के आकार का आकलन जरा समझते हैं, एक एक बात कंसंट्रेशन के साथ सुनना। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है? जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होगा। बात समझ में आई? हालांकि गोल्ड का होता है 79, ठीक है, 79 प्रोटॉन के इक्वल इसमें चाहे पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लो कोई यहां से एक अल्फा पार्टिकल जिस पर कितना चार्ज होता है? 2e, इसके हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो मान लो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच अगर पूछें कि निकटतम पहुंचने की दूरी, मान लो जहां से ये रेपल कर जा रहा है, क्योंकि ये सरफेस तक तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास जब जा रहा है तो ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जैसे जैसे पास होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो इसके क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी है? r0 है। किसकी? हमारे अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 2e है। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सही बच्चे, जरा ध्यान से सुनेंगे। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0। एक एक बच्चा बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेगा। K बराबर U बराबर 1/4πε0। अरे भैया यू पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आ रही, यही तो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। भाई इस पर भी चार्ज, इस पर भी चार्ज, यहाँ इतने क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक ये पहुंच पाया, तो आप बताओ ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, गतिज ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही, जो कि Q1 की जगह क्या लिखोगे? ZE इंटू में 2e। आप बताओ क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी? r0।
एक एक लाइन को एक एक बच्चा समझेगा। बोलो यस और नो। अब आप बताओ, आर नॉट को इधर भेजो, आप बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू में 2e अपॉन में के नहीं लिख सकते हो? और यही वो फॉर्मूला है, यही वो फॉर्मूला है जिससे हम साइज ऑफ न्यूक्लियस को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? साइज ऑफ न्यूक्लियस को। हालांकि जब हम किसी अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं तो उसे 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से एक्सेलरेट करते हैं। अगर आपको साइज ऑफ, अगर यहां पर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालना चाहते हैं, अगर हमें मतलब कहने का मतलब, अगर हम अपने गोल्ड का न्यूक्लियस, मतलब हमने क्या यूज किया है यहां पर, जेड की वैल्यू कितनी होगी बच्चा लोग? 79। लो हम लिख दे रहे हैं, जेड की वैल्यू क्या होगी? 79। आप बताओ चार्ज ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन क्या कहोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ए बाबू लोग वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ आराम आराम से सुनना, बिल्कुल आराम आराम से। सबसे पहले बार बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर डिटरमाइन साइज ऑफ न्यूक्लियस चाहते हो तो वो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं ये हमारे एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारे एटम का क्या है बाबू लोग? न्यूक्लियस। यहां से एक अल्फा पार्टिकल इसकी ओर छोड़ा गया जो कि इससे हेड ऑन हेड कोलिजन कर रहा है, क्योंकि जब वो हेड ऑन हेड जाएगा तो जैसे जैसे पास जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और जितना क्लोजेस्ट पहुंचेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वहां से वो रेपल करने लगेगा। बोलो यस और नो। ये वो पाथ होगा जिस पर वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा, जिस पाथ से आएगा उसी पाथ पर रिटर्न होगा। ये तभी होगा जब वो 180 डिग्री के एंगल पर आएगा। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस के कितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचा है, कितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचा है, वो है आर नॉट। ठीक है, अब चलो गोल्ड है, ठीक है, ई की वैल्यू, यहां पर इलेक्ट्रॉन को 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया। 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻13 का मल्टीप्लाई करते हैं राजा लोग, और ये वैल्यू उठाकर रख देते हैं राजा लोग। तो आप बताओ आर नॉट इज टू में ये वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9, जेड की वैल्यू 79 होती है। गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर यही होता है, ये 2 है, और ई का स्क्वायर 1.6 इंटू 1.6, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38 अपॉन में, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से, मैं हूं ना। अब जरा देखो 7.7 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कैंसिल करोगे तो ये बाबू लोग 13 हटा दो, 8 में 3 हटाओगे तो ये बाबू 5 बचेगा, और 10⁻⁻ का कितना बचेगा हो? 25 बचेगा। बोलो यस और नो। और 25 से ये हटा दोगे तो 10⁻⁻16 बचेगा। अब पूरी तरीके से 1.6 को 1.6 से कैंसिल कर दोगे। अब जब पूरा कैंसिल करोगे ये बाबू लोग तो 3.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर आएगा। गुरुजी ये तो सही आया नहीं। सही इसलिए नहीं आ रहा है कि ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जा रहा है। अगर हम इसकी रेडियस निकालें इस न्यूक्लियस की, तो इसकी रेडियस जो होगी वो कहीं ना कहीं आर नॉट से क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां से रिपल हो रहा है। ये नहीं होगा कि कोई भी चार्ज इसके सरफेस तक पहुंच जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हम इसका साइज जब निकालते हैं तो वो साइज आता है अप्रोक्स 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये होता है हमारा गोल्ड के फॉइल का, गोल्ड फॉइल के एटम का रेडियस। डिफरेंट डिफरेंट के लिए ये रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि जेड की वैल्यू भी तो बदलेगी। जेड की वैल्यू बदलेगी तो इससे ये पता चलेगा कि हर एक एटम के न्यूक्लियस का साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। बोलो यस और बात समझ में आए कि नहीं आई? तो यही वो फार्मूला है जिस फार्मूले से हम लोग
कितने क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक हमारा अल्फा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के पास पहुंच रहा है? बोलो यस और नो। ए राजा जी, ए बाबूजी, जरा ध्यान से गर्दा उड़ा के पढ़े के बाद ए समझे कि नहीं समझे एक एक बच्चा लोग? बोलो, क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई? किसी बच्चे को? आराम से समझना। तो हम कहां पर थे और कहां तुम हमको भटका दिए? थॉमसन जान गए, रदरफोर्ड को जान गए। रदरफोर्ड ने बोला कि ठीक है, हम थॉमसन को फॉलो नहीं करेंगे, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो है, बार बार बोल रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव हर जगह ना होकर केवल एक जगह कंसंट्रेट है, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम, ये है डिफ्लेक्टिंग होने वाले। ये इनकी इस थ्योरी के कुछ सक्सेसफुल डिसीजन थे। तो सर फेल क्यों हो गया? फेल इसलिए हो गया, तो रदरफोर्ड मॉडल फेल होने का रीजन समझो। सबसे पहला बात, ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ, ये नाभिक के स्थायित्व को नहीं बता पाए इन्होंने। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब इन्होंने नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझाया, नाभिक के स्थायित्व को नहीं समझाया। अब ये क्या मैटर था समझो, अब समझाएंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। इनका क्या मानना था, क्योंकि आगे मैक्सवेल तो आ ही चुके थे भाई। मैक्सवेल ने बताया था, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ी है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं वो रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो उसी थ्योरी को लेकर इन्होंने, इनको फेल होने के रीजंस दिया थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन करते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं। इन्होंने अपनी एक तो ये बात कही। अब इन्होंने अगर ये बात कही तो यहां पर एक बात ये समझ में आती है कि अगर हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में चक्कर लगाएगा तो इन्होंने बताया क्या कि ये इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलरेटेड है? क्योंकि अगर ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर वर्क कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो इनकी एनर्जी लगातार क्या होगी, एमिट होगी। ये लगातार रेडिएशन को उत्पन्न करेंगे, रेडिएशन को उत्पन्न करेंगे तो इनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक कंडीशन ये आएगी कि ये न्यूक्लियस के अंदर जाकर समाप्त हो जाएंगे। बट वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को नहीं समझा पाए, इन्होंने नाभिक के स्थायित्व को समझाया नहीं। बोलो यस और नो। इन्होंने बोला हर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, किसी भी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, और कक्षा में चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो रिजल्ट तो ये आया, क्योंकि इन्होंने ये माना है, इन्होंने मैक्सवेल को फॉलो किया। इन्होंने क्या कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो हमने ये दिमाग लगाया, अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, हमने मतलब उस समय के साइंटिस्ट ने, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का उत्सर्जन करेगा तो आप बताओ उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, उसकी रेडियस भी कम होती जाएगी, और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस मींस नाभिक को स्थायित्व को नहीं बता पाए। दूसरी बात यही समझो, कचर पचर करके समझो, थ्योरी वाला है, थ्योरी समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और क्या फेलियर होने के रीजंस थे? ही कैन नॉट बी डिस्क्राइब द लीनियर स्पेक्ट्रम। आहा, इन्होंने लीनियर स्पेक्ट्रम को भी नहीं दर्शाया, क्योंकि आगे चलकर हमारे नील्स बोहर आएंगे, वो सारी इन कमियों को दूर करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर डॉक्टर बनने के बाद, पीएचडी करने के बाद वो कहाँ आए? वो आए जे जे थॉमसन के लैब में,
और इनकी इन कमियों को इन्होंने दूर किया। इन्होंने मॉडल को गलत नहीं कहा कि अरे मॉडल परफेक्ट है, लल्लन टॉप है, भोकाल गिरावता हो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, क्या लीनियर स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पा रहे हैं। ये लीनियर स्पेक्ट्रम क्या है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको समझाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए फिर से मेरे साथ आना पड़ेगा। ये बाबू लोग, आपको फिर से मेरे साथ आना पड़ेगा। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, परमाणु स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, 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 अरे लिख जाओ यार, स्पेक्ट्रम, आ जाओ। देखो क्या होता है कि जब कोई तत्व गैस या वाष्प के रूप में होता है, वेपर या गैस के रूप में होता है, तो जब इसको कोई एनर्जी गिवन करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एमिट करते हैं, जिसके सतत स्पेक्ट्रम को, जिसकी तरंग दैर्घ्य को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दैट मीन्स हम लोग परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये थ्योरी अच्छी है, समझने पर आएगी, समझने की थ्योरी है एक एक चीज को, इसीलिए तो समझा रहे हैं। मतलब एमिशन क्या होता है, होता यह है कि सबसे पहले हम नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझाएंगे, लेकिन पहले यह समझो क्या होता है कि जब हम किसी एटम को हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी, तो उसमें जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करके मतलब देखो ये कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये एक ऑर्बिट होते हैं जिसे हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। सही बच्चे, आराम से पढ़ेंगे एक एक लाइन को, ठीक है। ये हमने नील्स बोहर भी बताएंगे, परेशान मत हो। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपनी हायर एनर्जी में चला जाता है। उस हायर एनर्जी लेवल को कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी लेवल, एक्साइटेड लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, उत्तेजित अवस्था कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कह सकते हो, ठीक है। उत्तेजित अवस्था कहते हैं। आराम से समझिएगा, जल्दीबाजी नहीं रहेगी, एक एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो जब किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, और हायर एनर्जी में जाकर फिर से ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आते हैं। कहां आते हैं, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो जब देखो, जब कोई एलिमेंट, जब कोई तत्व वाष्प और गैस के रूप में होता है तो जब हम उसको कोई रेडिएशन देते हैं तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब भाई देखो ऐसे समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी हमने इस गैस को एनर्जी गिवन किया, अब इस पर कोई व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश की किरण डाली, ऐसे समझो, इस स्पेक्ट्रम को ऐसे समझ लो। क्या बोला, जब हम किसी एलिमेंट को, तत्व को गैस और वाष्प के रूप में देख रहे हैं तो जब हम उसमें श्वेत लाइट को डाल रहे हैं, जब हम उसमें लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स उसकी एनर्जी को क्या कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो इससे हर एक वेवलेंथ की लाइट बाहर नहीं निकलेगी,
हर एक वेवलेंथ की लाइट बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन अगर जब हम, ऐसे ही पहले आराम समझिएगा, जब हम किसी एलिमेंट के गैस में अगर हम कोई लाइट को इंसिडेंट कराएं और अगर उससे निकलने वाली लाइट के सभी वेवलेंथ हमको मिले, सभी लाइट मतलब हमको सामने की स्क्रीन पर सारी की सारी वेवलेंथ मिले, मीन्स सारी की सारी चमकीली लाइनें नजर आएंगी, मतलब वहां के जितने भी पार्टिकल्स है सारी एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, सारी एनर्जी को, सारी वेव्स को, सारी लाइट को एमिट कर रहे हैं, तो इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें सारी चमकीली रेखाएं मिलेंगी हमको। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? जब हम इसमें कोई लाइट को डालेंगे तो ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगी तो वो कुछ वेवलेंथ की तो लाइट बाहर नहीं आने देंगी। जब बाहर नहीं आने देंगी तो उसकी जगह हमको कैसी लाइन मिलेगी? ब्लैक लाइन मिलेंगी, दैट मीन्स काली रेखाएं मिलेंगी। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? अवशोषण स्पेक्ट्रम। और इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब आप बोल सकते हो क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, एमिशन स्पेक्ट्रम में हमको लाइंस ज्यादा मिलती हैं, स्पेक्ट्रम लाइंस ज्यादा मिलती हैं, और इसमें स्पेक्ट्रम लाइंस कम मिलती हैं, क्योंकि ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ही लाइट के वेवलेंथ्स को बाहर, कुछ ही लाइट्स को बाहर निकालते हैं। बताइए, इसलिए इसमें हमको स्पेक्ट्रल लाइन कम मिलती है और इसमें हमको स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा मिलती है। इसे कहते हैं बच्चों उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसे कहते हैं क्या? अवशोषण क्षमता। बोलो, अवशोषण स्पेक्ट्रम। बोलो, बात समझ में आई? सभी बच्चों को एक एक पॉइंट आराम से समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब हम लोग आएंगे नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल में। मतलब हम ये थ्योरी यहां पर इसलिए बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी तो है, लेकिन इसको यहां समझा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। बोलो, क्लियर है सभी को? जब किसी एलिमेंट में हम लोग कोई लाइट इंसिडेंट कराते हैं, कोई एनर्जी उसको गिवन करते हैं, तो उसके जो एलिमेंट होंगे, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सारी वेवलेंथ्स की लाइट बाहर नहीं निकलेंगी। सारी वेवलेंथ्स की लाइट बाहर नहीं निकलेंगी तो जो हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर सारी वेवलेंथ की लाइट मिल रही हैं, वहां के पार्टिकल सारी एनर्जी को एमिट करके बाहर भेज रहे हैं, तो उस समय हमको सारी कलर्स की वेवलेंथ मिलेंगी, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल की तरफ। मतलब यही स्पेक्ट्रम हमारे नील्स बोहर ने डिस्क्राइब नहीं किया, सॉरी, रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब नहीं किया। एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से मन से समझिएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक बच्चे लोगन के आनी चाहिए। ठीक है सर जी। तो ये क्या बात दोबारा समझानी पड़ेगी हमको? अरे यार बिल्कुल आसान है, हमने फेलियर होने के रीजंस बता दिए। इन्होंने क्या बोल दिया कि हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवोल्यूशन करता है और रिवोल्यूशन करते हुए अपनी एनर्जी को एमिट करता है। तो दिमाग लगाया, अगर वो एनर्जी को एमिट करेगा तो एनर्जी को एमिट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में जाकर समा जाएगा, बात खत्म। फिर इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया। लीनियर स्पेक्ट्रम क्या होता है वही मैंने आपको बताया। ये कितने टाइप के होते हैं? दो। हमने एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझाया, एक ये अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझाया। और कैसे समझाया कि जब हम किसी एलिमेंट के गैस, जो अभी हमने एटॉमिक मॉडल दिया वही यूज होना है, बट ये मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जब किसी एलिमेंट के हम गैस या वाष्प के रूप में हम उसको एनर्जी गिवन करते हैं, तो अगर उसके पार्टिकल उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे निकलने वाली लाइट्स के सभी वेवलेंथ की लाइट्स बाहर नहीं निकलेंगी। इस समय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और अगर सभी लाइट की वेवलेंथ वहां से, मतलब हम किसी लाइट को हम उस गैस या उस वाष्प के अंदर से वेपर या मीन्स कहने का मतलब क्या कहने का मतलब, गैस से अगर पास कराते हैं और उस वहां के पार्टिकल सारी लाइट्स को एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो इस समय हमको सारी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्लियर? अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल।
रदरफोर्ड मॉडल क्या है, जरा ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहले हमारे कौन, रदरफोर्ड, हालांकि ये भी 1911 ही में आए। 1911 में इन्होंने रदरफोर्ड के लैब को लिया, डॉक्टरेट की इनको डिग्री मिली, और उसके बाद तुरंत ये रदरफोर्ड कहाँ से आगे भैया, हटाओ इनको, नील्स बोहर दिमागे खर्चा कर दे रहे हैं। नील्स बोहर क्या कह रहे थे कि नील्स बोहर ये कह रहे थे कि भैया जब हम 1911 में आकर तुम्हारी लैब लिए हैं तो तुम्हारे लैब से हमें कुछ अलग रिजल्ट मिल रहे थे। उन्होंने क्या बोला कि हर एक इलेक्ट्रॉन, कुछ इन्होंने कंक्लूजन दिए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्यूशन नहीं करते। हर एक इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन नहीं करते। बात समझिएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन करते हैं जिनका, केवल वे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिनका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग J बराबर mv/r NH/2 के इक्वल होता है। मीन्स जिनका कोणीय संवेग h/2 के मतलब h/2 के सम इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब नाभिक के चारों ओर केवल वही इलेक्ट्रॉन उनकी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 के पूर्ण गुण जो होता है h/2 के सम इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जहां n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे बच्चों। बात आ रही कि जा रही। और इन ऑर्बिट्स को अभी हमने बोला, कौन सी ऑर्बिट्स कहते हैं बच्चों, इन ऑर्बिट्स को कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट मीन्स स्थायी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा। आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में घूमता है तो अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करता। हर एक ऑर्बिट्स की एक स्टेबल एनर्जी होती है, जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद प्रूव भी करेंगे। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी माइनस का RHc अपॉन में n² जूल का हो, या फिर माइनस का 13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। इन्होंने बोला हर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है, और इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करता है। मतलब इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कतई नहीं करता, कदापि नहीं करता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब मुद्दे की बात समझो, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम किसी एटम को कोई एक्सटर्नल फोटोन एनर्जी देते हैं, कौन सी एनर्जी, फोटोन एनर्जी गिवन करते हैं, फोटोन ऊर्जा मींस प्रकाश ऊर्जा देते हैं, तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, जिसे हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। बोलो बात समझ में आई, उत्तेजित अवस्था कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं, जहां ये कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद फिर अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में आने लगता है, और एनर्जी में आते समय वो कुछ ऊर्जा को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, और फिर से अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आ जाता है। ग्राउंड एनर्जी लेवल मतलब निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाता है, सीधी सी बात समझो। और आते समय जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब किया था उसी का क्या करता है, एमिशन करता है। और जब एमिशन करता है तो उसी के सतत हमने एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, जिसे हमने लीनियर स्पेक्ट्रम का नाम दिया।
जिसे हमने किसका नाम दिया, लीनियर स्पेक्ट्रम का नाम दिया। सपोज कर लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जंप करता है, तो अगर n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जंप करेगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एमिटेड एनर्जी कैसे निकलेगा, तीसरा पॉइंट है E2 माइनस E1 करेंगे, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा है, इस ऑर्बिट से किस में जंप कर रहा है, इसमें। अब जरा देखो, डेल्टा ई बराबर E2 की वैल्यू माइनस का आर एच सी अपॉन में n2 स्क्वायर माइनस का आर एच सी अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डेल्टा ई। फोटोन एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एच सी अपॉन लेमडा। आप बताओ एच सी कॉमन कर लो, एच सी कॉमन करोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा, हालांकि आर एच सी कॉमन होगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर। आप बताओ एच सी से एच सी कैंसिल, 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू में आर, 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में क्या होगा n2 स्क्वायर। बोलो प्यारे बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, एक एक प्यारे बच्चे बोलेंगे, एक एक प्यारे बच्चे। हम दोबारा समझा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं। हमारे नील्स बोहर ने क्या बोला, हमारे अच्छा उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने किन्होंने, हमारे रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और वहां पर चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लेकिन ये भैया वो नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता, केवल वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज होता है। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस which have angular momentum some integral multiple of h अपॉन में क्या 2π, ठीक है, जहां n नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, ठीक है। और इन ऑर्बिट्स को हम लोग कौन सी ऑर्बिट्स कहते हैं, स्टेबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्थायी कक्षा कहते हैं, ठीक है। और इन कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। हर एक ऑर्बिट की एक स्टेबल एनर्जी होती है जो कि इससे निकाली जाती है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रखते जाओगे वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। अब आगे की कहानी को समझिए थोड़ा सा। आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी क्या है, सपोज करो कि जब हम एटम को हम, हालांकि यहां पर जेड स्क्वायर भी होता है बच्चों, क्योंकि मुंह से निकल गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये फार्मूला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए होगा। लेकिन अगर हमको एटम का नाम नहीं पता बच्चों, तो साथ में जेड स्क्वायर होगा। जेड क्या होगा, जेड क्या होगा, जल्दी से सोच कर बताओ, एटॉमिक नंबर होगा। जेड स्क्वायर कॉमन कर लोगे, यहां पर जेड स्क्वायर आएगा। बात को समझते रहे, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब बोला क्या जा रहा है, जब किसी हम आइटम को एक्सटर्नल एनर्जी गिवन करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, और हायर एनर्जी लेवल में कुछ समय रुकने के पश्चात, कितने समय, 10⁻⁸ सेकंड रुकने के पास फिर से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा, और ग्राउंड एनर्जी लेवल में आते समय वो अपनी एनर्जी को एमिट करेगा, जिसे अभी अभी आप लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम कहा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा। उसी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के सतह हम कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को ही तो हम लोग लीनियर स्पेक्ट्रम कहेंगे। बोलो यस और नो, बात समझ में आई। और उसकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा 1/λ में जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट में n1 स्क्वायर माइनस का क्या n2 स्क्वायर। ये प्रूफ होगा, परेशान मत होइए, अभी करता हूं मैं। बोलो, बात समझ में आई। ये नील्स बोहर ने देखो लीनियर स्पेक्ट्रम को भी समझाया, अभी ये हाइड्रोजन का मॉडल देंगे उससे हम लोग समझ लेंगे। लीनियर स्पेक्ट्रम के अलावा इन्होंने न्यूक्लियस की क्या समझा दी, स्टेबिलिटी भी समझा दी, स्थायित्व को समझा दिया। अब समझते हैं हाइड्रोजन एटम का बोहर मॉडल। सपोज करो कि कोई एक न्यूक्लियस है, हालांकि न्यूक्लियस के पास को टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है, जेडी। इसके चारों ओर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर किसी nth ऑर्बिट में है, ऑर्बिट तो कई होंगी, स्टेशनरी ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में उसके चारों ओर v स्पीड से
रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो सबसे पहले बताओ रिवॉल्यूशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ई है, इसके पास जेड ई है। आप बताओ ये इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा जो कि कूलम फोर्स से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिएगा, जेडी इंटू में ई, जेडी इंटू में ई अपॉन में आर स्क्वायर। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंटर की ओर होगा और यही सेंटर की ओर है, तो यही बनेगा सेंट्रीपेटल फोर्स। दैट मीन्स इसी को हम लोग लिखेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन में क्या, आर इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। जल्दीबाजी नहीं, हमको आराम से बस पढ़ना है आपको। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बना दो क्या, फर्स्ट। ध्यान से समझिएगा। अब आप बताओ, अकॉर्डिंग टू द नील्स बोहर मॉडल देखें तो हम सभी लोग जानते हैं केवल वही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। आप बताओ एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जल्दीबाजी नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओ, डेरिवेशन लॉन्ग होगा बट जल्दीबाजी नहीं करनी है। सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो, जल्दीबाजी नहीं। आर स्क्वायर अपॉन में लिखोगे आर बराबर में क्या लिखोगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। आप बताओ एम स्क्वायर वी स्क्वायर पूरे के अपॉन में क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बताओ जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर। जल्दीबाजी तो नहीं करें। आप बताओ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर में 4 पाई से 4 पाई टूट गई, तोड़ दो भैया, क्या करोगे भाई, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कैंसिल। आप बताओ क्या क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में बचेगा पाई एम जेडी स्क्वायर। यही है रेडियस ऑफ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम की अगर फर्स्ट, ये तो nth ऑर्बिट की निकली ना, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। ध्यान से सुनिएगा, n की वैल्यू h होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल इंटू में सेकंड रखोगे। वैल्यू में बताते जा रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा 8.85 इंटू 10⁻12 रखोगे। कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 रखेंगे। जल्दीबाजी नहीं है बच्चों, ठीक है। आप बताओ रेडियस क्यों, पाई की वैल्यू 3.14 रख जा, ठीक है। एम इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहा है। जेड क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19। जब सारी वैल्यू बच्चों यहां पर रखोगे तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस निकल कर आएगी वो 0.53 इंटू 10⁻10 आएगी मीटर में, जो कि प्रूफ होकर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसलिए याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा चुका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी। अगर सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है तो यहां पर एक पॉइंट नोट कर लो, क्या, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आप बताओ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, n1 स्क्वायर अपॉन में n2 स्क्वायर।
फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस 0.53 अपॉन में R2, N1 की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू 2 का स्क्वायर कर दोगे तो R2 की वैल्यू आप बताओ 0.53 इंटू में 4, बताओ आंसर निकालना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, क्या जल्दीबाजी करें? एक बार आराम से देखो, मुझे जल्दीबाजी तो नहीं है। अगर तुमको हो तो जरूर से जरूर बताना प्लीज बच्चों, प्लीज, मैंने बोला तो जरूर से जरूर बताना। बोलो बच्चों। यस और नो, यस और नो, बोलो बच्चों। क्लियर सभी को? बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर हम लोग निकालना चाहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन की चाल निकालना चाहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन की चाल? नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल जानते हो, एम वी आर इज टू में एन एच अपॉन में 2 पाई। मत परेशान हो बच्चों, आप बताओ आर बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई एम इंटू में आर नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। तो आप बताओ आर बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई एम एच। आर की वैल्यू क्या निकाली थी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेडी स्क्वायर, पाई एम जेडी स्क्वायर। जल्दीबाजी नहीं है, पाई एम से पाई एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, श्योर ना? श्योर। और भी कुछ था? ठीक है, पक्का ना? पक्का, चलो ठीक है। तो देखो आर बराबर एन एच से एन एच भी तो बाबू कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओ आर क्यों लिख रहे हैं? वी लिखेंगे ना, वी बराबर, तो बाबू वी बराबर क्या बचेगा? जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच एप्सिलॉन नॉट, 2NH एप्सिलॉन नॉट। यह है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। v बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2NH एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर एक चीज रिप्रेजेंट हो रही है, v प्रोपोर्शनल टू n। और आप v की भी वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, बार बार वैल्यू पुट मत करवाओ, आराम से देखो, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। रेडियस निकालना बताया, स्पीड निकालना बताया, तुम्हें बस ये करना है कि तुमको कौन सी लाइन नहीं आई है। बोलो बच्चों, बोलो। ये देखो अब, क्लियर? अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होती है? जरा ध्यान सुनना बच्चों। K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। मत परेशान हो, मत, मत का मतलब मत होता है, मत। जरा देखो, इसका स्क्वायर करते हैं, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो K की वैल्यू हो जाएगी 1 में 8 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बताओ, ये है काइनेटिक एनर्जी। पढ़ते रहिएगा, जल्दीबाजी नहीं है। अगर आप निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ए बाबू, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर। अब जरा देखो Q1 की वैल्यू तो जेड ही होगी, Q2 की वैल्यू बच्चों क्या होगी? माइनस का ई।
न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का नेगेटिव। तो आप बताओ यू 1/4πε0 माइनस, आप बताओ जेडी स्क्वायर लिख दें, जेडी एंड ई अपॉन में आर। अब यहां पर फोकस करना है कैलकुलेशन पर। आर की वैल्यू आई थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेडी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में पाई एम जेडी स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेडी स्क्वायर। जल्दीबाजी नहीं है बच्चों, जल्दीबाजी नहीं है। देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, एम हो गया माइनस का 1/4 हो गया, एम हो गया जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया। बोलो ये nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी, ये nth ऑर्बिट की क्या पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी पूछी जाए, कौन सी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आई है 1/8 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस का 1/4 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बोलो एक एक बच्चा, एक एक मुन्ना, एक एक लल्ला को मेरी बात समझ में आनी चाहिए, बस हमको इससे मतलब है, कौन क्या कह रहा है मुझे इस दुनियादारी से मतलब नहीं है। बोलो अच्छा आप बताओ एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन 1/8 माइनस 1/4। आप बताओ ई एन बराबर माइनस का 1/8 आएगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। जरा देखो यहां पर क्या प्रूफ हो रहा है, यहां पर प्रूफ हो रहा है, इसकी जगह हम के एन भी तो लिख सकते हैं। बोलो nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के nth ऑर्बिट के इक्वल होगी बट नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा इसमें 1/2 इंटू 1/4 कर सकते हो, देखो 1/2 इंटू 1/4 और 1/4 दिस की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का यूएन, तो के एन बराबर माइनस का u1/2, तो u1 बराबर में माइनस का 2kn हो जाएगा। ये पूछा जाता है nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, तो nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट के काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स के इक्वल होती है। आप बताओ क्या एक एक बच्चे को इतनी पॉइंट समझ में आई कि नहीं आई। बोलो अब यहीं पर एक पॉइंट और समझ सकते हो, ए राजा En बराबर माइनस का आर एच सी अपॉन में एन स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, आर है क्या ये, यहां पर एच का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सी, आर यहां पर रिडवर्ड कांस्टेंट होता है, रिडवर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर होता है। और यही इंटू में लिखोगे जेड स्क्वायर, इसी को आंसर आएगा जूल में। किस में आएगा, जूल में। सर जी नहीं समझ में आया, अरे यार देखो 1/8 यहां पर क्या कर रहे हैं, आर रिडवर्ड कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू होती है 1.09, सबकी वैल्यू रखते जाओ,
और HC का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तुम बस इतना करो, HC का मल्टीप्लाई कर दो। सुनता, H की वैल्यू जानते हो, C की वैल्यू जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हो, H की वैल्यू जानते हो, E की वैल्यू जानते हो, M की वैल्यू जानते हो। सारी वैल्यू, इतनी वैल्यू पूरी पुट करना। कहाँ लिखे हम? थोड़ा सा देखो, ट्रांसफर करके देख रहे हैं हम। ए भैया इधर आ जाओ भैया, चलो आ जाओ, थोड़ा समझाते हैं। अच्छा आ जाओ, आप कुछ मत करो, मैं यहीं पर लिख रहा हूं। En बराबर माइनस का HC अपॉन में n स्क्वायर एक साथ लिख रहे हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, m e की पावर 4 अपॉन में n हटा दिया, h की पावर 3 c इंटू में एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। देखो समझ में आया? आप बताओ, c से c, h से h कैंसिल करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको तू सॉल्व करेगा बेटा, तो इसकी वैल्यू ये आएगी, और यही है रिडवर्ड कांस्टेंट। आप समझ लो, आप समझ लो, तुम समझ लो जैसे समझना है, आई डोंट केयर। बोलो, बात समझ में आई? ये एक्चुअल में ये जो है, ये है हमारा आर, ये है हमारा क्या, आर। जब ये आर आएगा तभी तो आएगा माइनस का RHC। ध्यान में रखिएगा, इनटू में जेड स्क्वायर भी होगा। कितना कचर पचर करोगे भाई। यह है नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल के आधार पर nth ऑर्बिट की रेडियस, nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी, nth ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी, nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी। बोलो बोलो बच्चों। अब हम लोग समझने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और इतने अच्छे से समझना, इतने अच्छे से समझना बाबू लोग, कि हम एक एक चीज समझाएंगे डायग्राम बना करके, समझ सको तो। सर जी ये सब क्या बना रहे हैं बाबू, डिजाइन है, तुम नहीं समझ पाओगे। समझने के लिए अकल भी तो चाहिए ना। चलो आ जाओ, चलो चलो कोई बात नहीं। आवा लोग, आवा लोग, आवा लोग, समझावत नहीं ना। हाँ नॉट बैड, बैड 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 बैड। हम्म हम्म ए राजा जी, अहा, टन 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 तारा, हटो, आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों, चिल पोम 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 पोम। ये हमारी हाइड्रोजन आइटम की फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारी सेकंड ऑर्बिट है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिट है, ये हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट है, ये हमारे पास फिफ्थ ऑर्बिट है। ठीक है, अब आराम से समझना, यही तुम्हारे पेपर में आएगा। ये हमारा सिक्स ऑर्बिट, ये हमारा सेवेंथ ऑर्बिट, ये हमारा एट्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो तुमने ये समझ लिया nth ऑर्बिट की ये एनर्जी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, -13.6 बटे में n स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करें, क्योंकि आपने हाइड्रोजन के बारे में बात किया, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी,
13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे तो माइनस का 13.6 बटे में 1 का स्क्वायर, आंसर आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दूसरे ऑर्बिट की बात करोगे 13.6 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करोगे तो 13.6 बटे में 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो जाएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करके देख सकते हो, 1 टाइम जाएगा 4 इधर जाएगा, 9 पना 45 हो जाएगा, 46 था ही, तो 1.1। अगर E3 निकालोगे तो माइनस का 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चौथी ऑर्बिट है ना, 16 हो जाएगा, माइनस का 0.16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128। 128 के बाद बचेगा 8 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भैया फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी। अगर इसी तरीके से फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी, इतनी तो रट्टा ही मार लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, माइनस का 13.6, आप बताओ 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 0 पॉइंट, अब 25 का करोगे तो 5 बार जाएगा नू, बचेगा कितना 11, जीरो बढ़ेगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम अपने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी यहां पर लिखेंगे, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 0 पॉइंट या 1 पॉइंट होना था ना, 1.51, 1.51, 1.85, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो, निकलवा दिए, सब सही है। ये आपको रट्टा मारना चाहिए। अब सीधे समझो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाता है, तो जब किसी हाइड्रोजन एटम को हम बाहरी सोर्स से एनर्जी देते हैं तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है क्यों किस एनर्जी लेवल की तुमने एनर्जी दी है। अगर तुमने बहुत एनर्जी दी है तो कहां तक जा सकता है, इन्फानाइट तक जा सकता है मेरे भाई, इन्फानाइट तक जा सकता है। तो फिर वो वहां से अगर ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड होकर आयनाइज्ड होकर इन्फानाइट तक जाएगा तो आप बताओ वो इन्फानाइट से कहां आएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आएगा। ध्यान से समझना, अब क्लास बहुत चौकस हो रही है तुम्हारी, क्लास बहुत चौकस। तो वो इन्फानाइट से किस में आएगा बच्चों, भाई सीधा बन जाओ, बार बार नहीं बनाएंगे हम। तो बच्चों वो अपने फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो। तो वो जितनी भी रेडिएशन को एमिट करेगा उसके अलोंग हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसी को तो हम लोग लीनियर स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब वो हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आएगा तो वो अपनी एनर्जी का एमिट करेगा, जिसको हम फर्स्ट सीरीज में रखेंगे, और उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहते हैं, सॉरी लाइमन सीरीज कहते हैं। मतलब जब हाइड्रोजन एटम को हम एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आएगा। ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आते समय वो जितनी एनर्जी एमिट करेगा उसकी अगर उसकी वेवलेंथ ध्यान सुनिएगा वायलेट से भी कम है, वायलेट से कम का मतलब क्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रा वायलेट। तो ये स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में पाई जाएगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाएगी। पराबैंगनी भाग में पाई जाएगी।
बोलो यस और नो। क्लियर? क्योंकि हमारे पास तो स्पेक्ट्रम तीन ही टाइप का हो सकता है, या तो विजिबल या तो इनविजिबल। इनविजिबल भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंफ्रारेड, एक होता है क्या, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी। ठीक है, हो सकता है कि वो सेकंड ऑर्बिट से एक्साइटेड स्टेट में गया हो। सेकंड ऑर्बिट से कहां गया हो, एक्साइटेड स्टेट में, तो फिर वो सेकंड एनर्जी लेवल पर आएगा। आप सीधे वहां से भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट तक गया है। इनफानाइट तक गया है तो इनफानाइट से आएगा, इनफानाइट तक नहीं गया है तो इनफानाइट तक नहीं गया है तो फिर उसके पहले वाले ऑर्बिट से आएगा। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, बामर सीरीज। हिंदी में भी वही बोलते हैं, बामर सीरीज, लाइमन को लाइमन, बामर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, अब अगर वो एक्साइटेड स्टेट से कौन से स्टेट में आ रहा है, कौन से स्टेट में, थर्ड स्टेट में आ रहा है। बना लेने दो, बना लेने दो, बस एक एक डायग्राम बना करके समझाने दो। ऐसे समझोगे तो कहां समझ में आएगा, जब हम समझा ही रहे हैं तो समझो ना यार, क्या दिक्कत है, टाइम पास कर रहे हैं क्या तुम्हारे साथ? जी गुरु जी, पक पगला तो नहीं। हम्म, पढ़ो ना, कैसे पढ़ना चाहते थे, पढ़ो, पढ़ाया जाएगा तो पढ़ोगे नहीं। छठ मना लो लोग बस, फिर तो पढ़े ही के बाटे। अब समझो, अगर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर आता है, काहे गिर रहे भैया, पढ़ा लेने दो। अगर फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पर आता है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी कितनी दी थी। अगर आपने इतनी एनर्जी दी है कि वो इन्फानाइट ऑर्बिट में चला गया, तो वहां से जंप करके फिर से अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आएगा, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा, और आते समय अपनी एनर्जी का एमिशन करेगा। अगर एनर्जी का एमिशन फर्स्ट ऑर्बिट तक आने में कर रहा है, तो जितनी भी हमको एमिटेड एनर्जी, एमिटेड लाइंस मिलेंगी, उसकी वेवलेंथ कहाँ होंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में होंगी। इसे लाइमन सीरीज कहेंगे। मतलब आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, कहां कहां से आ सकता है, या तो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। सर ये वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो, कहां आगे बढ़ रहे हो भैया, निकाल सकते हैं बच्चों, कैसे, लाइमन, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो। आप देखो 1/λ इज इक्वल टू, में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है, n1 स्क्वायर माइनस का n2 स्क्वायर। अब देखो n1 की वैल्यू 1 रखो, n2 की वैल्यू 2, 3। अब डिपेंड करता है किस ऑर्बिट से आ रहे हो, सेकंड से आ रहे हो तो n2 की वैल्यू 2, थर्ड से आ रहे हो, आना तुमको पहले ही पर, आखिर तुम्हें आना है, भले देर लगेगी। वाह भाई वाह। अच्छा, अगर बामर सीरीज की बात करते हो, बाल्मर नहीं बामर, तो n2 की वैल्यू 2, आना तुमको यहीं पर है, आ कहां से रहे होगे, 3 से आ रहे होगे, 4 से आ रहे होगे, 5 से आ रहे होगे। अगर तुम पाशन सीरीज की बात करते हो, पाशन सीरीज की, तो n2 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4, 5, 6 डेड डेड डेड। अगर आप ब्रैकेट की बात करते हो भैया, ब्रैकेट की बात करते हो, तो n2 n1 की वैल्यू क्या कर रहे हो भाई, ए भाई, n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू, तट बदतमीज कहीं का, n1 की वैल्यू 2, n1 की वैल्यू 3, n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5, 6, 7, और लास्ट सीरीज क्या होगी, फुंड सीरीज।
और फुंड सीरीज क्या होगी, या तो 5वें में तो आना है, लेकिन कहां से आएगा, 6 से, नहीं तो 7 से, नहीं तो 8। ये सीरीज लाइमन होगी, ये बामर होगी, ये होगी बच्चों पाशन, ये होगी ब्रैकेट, ये होगी फुंड। ये याद रखिएगा, जो बामर सीरीज है वो स्पेक्ट्रम के विजिबल स्पेक्ट्रम में होगी, दृश्य भाग में होगी, ये विजिबल में है। इसकी वेवलेंथ जितनी भी है वो 4000 से 8000 के बीच में होगी, बट ये जितने भी हैं ये सब इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड मतलब ये तीनों की तीनों किस में पाई जाएंगी, अवरक्त में, तीनों तीनों। ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी फंसता है। बोलो, अगर तुमसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए, न्यूनतम, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा 1/λ को तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं, वेव नंबर भी कहा जाता है इसी को, याद रखिएगा 1/λ को वेव नंबर भी कहा जाता है। अगर तुमसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए, वेवलेंथ, अरे लिखो भाई, अगर तुमसे छोटी तरंग दैर्घ्य पूछी जाए, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट नहीं, छोटी तरंग दैर्घ्य, किसी के लिए भी, हम सबके लिए बताएंगे। और फिर तुमसे पूछा जाए सीमा तरंग दैर्घ्य, लिमिट वेवलेंथ, सीमा नाम से लिख रहा, सीमा कहां तक की सीमा होगी बे, सीमा तरंग दैर्घ्य, अरे लिखो यार, लिमिट वेवलेंथ, ध्यान से समझना, मूड में है बिल्कुल। लिमिट वेवलेंथ पूछी जाए, हो चैप्टरवा पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मजा ना आए तो फिर कहो। तुम सोचो, जितनी बड़ी ऑर्बिट से कूदोगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी एमिट होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी उतनी वेवलेंथ कम होगी, सीधे से समझो। जितनी बड़ी ऑर्बिट से कूदोगे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही वेवलेंथ छोटी मिलेगी। इसलिए अगर लाइमन के लिए पूछा जाए शॉर्टेस्ट, किसके लिए, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, तो ध्यान से सुनना, अगर शॉर्टेस्ट न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछी जाए तो लाइमन के लिए n1 की तो वैल्यू 1 ही होगी, n1 की वैल्यू 2 ही होगी, n1 की वैल्यू 3 ही होगी, सुनो तो बदतमीज, n1 की वैल्यू 3, n2, n1 की वैल्यू 4, n1 की वैल्यू 5, बट सभी के लिए n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। n2 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। इस पॉइंट को समझ लो, एक बार और समझ लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या बोला, जितनी बड़ी कक्षा होगी, जितना ट्रांजैक्शन बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट तक आने में होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। बोलो, इस बात को क्या आप सभी लोग कबूल करते हो? आप लोग बोलोगे जी हाँ, हम कबूल करते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपसे क्या पूछा जाए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के लिए ट्रांजैक्शन हमेशा बड़ी कक्षा से होगा, ये होगा। इसी को हम लोग एक्चुअली में लिमिट वेवलेंथ भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, लिमिट वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए, बड़ी तरंग दैर्घ्य, घटाओ, सीधे सीधे लिख रहे हैं, अगर लैम्डा मैक्सिमम पूछा जाए, सीधी सी बात समझो, तो ट्रांजैक्शन छोटी, n1 की वैल्यू
N1 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 सभी का कंफर्म है। 4 3 2 1, बस N2 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू 4, N2 की वैल्यू 5, N2 की वैल्यू 6। ये पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। याद रखेंगे तब मजा आएगी, नहीं तो फिर तो हवा में उड़ने दो बातें। बोलो, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। बिल्कुल कंफर्म समझ लीजिए, क्योंकि अब हम चैप्टर की क्लोजिंग कर रहे हैं ना बाबू, तो बात तो समझनी पड़ेगी ना तुमको। हम्म हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। आप समझो ये आयनन विभव क्या होता है, वही जो हमने पढ़ाया है। जब किसी परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक परमाणु की उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा मतलब किसी परमाणु को ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी देते हैं, आप ही बताओ कितनी एनर्जी दोगे? हायर एनर्जी लेवल कहाँ तक है? इनफाइनाइट। ग्राउंड एनर्जी लेवल क्या है? ये। तो आप बताओ डेल्टा ई बराबर, यहाँ पर तो एनर्जी बेटा जी 0 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है -13.6 बटे में n स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये होगा -13.6 पहला ऑर्बिट है। तो आप बताओ डेल्टा ई बराबर ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 13.6। आप बताओ ओवरऑल आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी एटम को ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा या उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। और इस दौरान जितना भी पोटेंशियल गिवन करते हैं, जितना भी विभवांतर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी तक लेवल तक जा रहा है, तो एक्साइटेड होकर किस पोटेंशियल डिफरेंस से जा रहा है? तो देखो लिखा भी है, द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एक्साइटेशन पोटेंशियल, मींस उत्तेजन विभव कहलाता है। अगर कल को पूछा जाए उत्तेजन विभव कितना होगा, वो होगा 13.6 वोल्ट। कितना होगा? 13.6 वोल्ट। आयनन ऊर्जा सीधे समझ लो, किसी परमाणु को आयनित, इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाएगा, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि किसी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे देंगे तो एक हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा और हमारा परमाणु आयनाइज्ड हो जाएगा। तो उसको आयनाइज्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक भेजना होगा। कहाँ तक जाएगा? एक्साइटेड होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी दैट मीन्स E1 डेल्टा ई इज इक्वल टू में माइनस का, अरे हटा वजह हो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये एनर्जी होगी। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाएगा तो वो 13.6 वोल्ट होगा। सीधी सी बात, नो बकवास। बोलो, ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है क्या? एटम। मॉडल्स को फोकस करिए, मॉडल्स को जितना अच्छी तरीके से फोकस्ड कर सकते हो। समरी की बात करें तो हम लोगों ने पूरी तरीके से एटम को पढ़ा है, एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ा है। फुल रिवीजन करिए, फुल रिवीजन करिए, रिवीजन, ठीक है? और फुल रिवीजन करोगे तो मजा आएगी। चैप्टर बहुत धांसू है, लेकिन धांसू के लिए धांसू बनना पड़ेगा आपको, समझे बच्चा लोग? बिना धांसू ना तो आप बनोगे, मतलब धांसू बनना पड़ेगा आप लोगों को। बोलो, क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के न्यूक्लियस में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय बिहार बोर्ड। बस पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अपने नए सेशन में, और तब तक ये वीडियो पूरी तरीके से पढ़कर रेडी हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।